रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, नए आर्जियम रिप्रोड्यूस होते हैं। चाहे हम बात कर ले बैक्टीरिया की, बात कर ले लोअर एनिमल, चाहे हम बात कर ले हायर एनिमल की, चाहे हम प्लांट की बात कर ले, चाहे जिस एनिमल की बात कर लें या फिर किसी भी प्लांट की, सारे के सारे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर उसको नया जनरेशन बनाना है तो रिप्रोडक्शन करना होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने ही तरह का एक नए आइटम का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट होते हैं, पेरेंट अपने ही तरह के आर्जियम को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। चाहे हम बात कर लें कि ये रिप्रोडक्शन जो होता है दो तरीके का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एक क्या कहलाता है, मेल गैमीट बनाता है, जो फीमेल होता है वो फीमेल गैमीट बनाता है। इन दोनों का क्या होता है, मेल क्या होता है, मेल गैमीट बनाता है और फीमेल गैमीट बनाती है। इन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है, बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट आपस में फिर क्या कहलाते हैं, ये जाइगोट आपस फिर एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो से नए आर्जियम बनते हैं। एक कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व हुए, मेल एंड फीमेल। मेल पेरेंट मेल गैमेटोफाइट बनाता है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेटोफाइट। इन दोनों गैमेटोफाइट आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नए आर्जियम का निर्माण होता है। अगर हम बात करें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यही एक पेरेंट क्या करता है, इसी एक पेरेंट से क्या बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब गैमीट नहीं बनेगा तो फ्यूजन भी नहीं होता। पेरेंट से डायरेक्ट क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये कहलाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर टू टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, या फिर इसी को नाम दिया जाता है एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन विदाउट दी फ्यूजन ऑफ गैमीट, यहाँ पे कोई भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गैमीट ही नहीं फॉर्म होता है। तो ये कहलाता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात करें फ्लावर, हमें क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। जो हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन एंजियो, इस चैप्टर में टोटल इसका जो करना है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म प्लांट, तो रिप्रोडक्शन जो होता है एंजियोस्पर्म में वो फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर इज ए मार्वल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्लावर प्लांट का फ्लावर पार्ट होता है, इसी के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट, मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। यहीं पे क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है। तो फ्लावर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्लांट के एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम फ्लावर की बात करें, फ्लावर यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, मेल गैमीट पाए जाते हैं और फीमेल गैमीट पाए जाते हैं। फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, ये सौंदर्य की तरह कार्य करता है। जैसे कि फ्लावर आपको पता है ब्राइट कलर के होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सेंट होता है, सुगंध होती है, वो अट्रैक्ट करने का काम है, जो सौंदर्य काम करते हैं ब्राइट कलर की वजह से। उनके अंदर नेक्टर होता है, वो क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फ्लावर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, मार्वल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी कहती है फ्लावर इज ए मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लावर है मॉर्फोलॉजिकल, वहीं पे क्या पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लोरिकल्चर। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डील विथ स्टडी ऑफ फ्लावर कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। ऐसा ब्रांच जिसमें क्या होता है कि हम फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं, फ्लावर की कल्टीवेशन के बारे में, फ्लावर की क्या मार्केटिंग के बारे में, एंड स्टडी विथ फ्लावर, फ्लावर कैसे उग रहा है, किस तरीके के फ्लावर होते हैं, इन सारी चीजों को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो होता है फ्लोरिकल्चर। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा फ्लावर में हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, एक प्लांट है कैप्सुला, हमें जो डील करना है एंजियोस्पर्म डील करना है। एंजियोस्पर्म में भी अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो एक प्लांट आता है कैप्सुला। कैप्सुला क्या होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म। इसमें क्या होता है, दो गैमीट पाए जाते हैं,
मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। इसके बाद अगर हम बात करें कैप्सुला की, कैप्सुला इज ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। इसमें क्या होता है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। इसमें जो एंजियोस्पर्म के सारे कैरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम इस एंजियोस्पर्म में शो होते हैं। एक तरह का विंटर ग्रास है, आप लोग अपने घरों के आसपास विंटर में देखते होंगे, इस तरीके का जो प्लांट उग जाता है उसको नाम दिया जाता है कैप्सुला। कैप्सुला जितनी भी हम स्टडी करेंगे, अपनी सारी स्टडीज कैप्सुला को बेस बना के करेंगे, इसी कैप्सुला पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लावर में ही, फ्लावर इज ए मोडिफाइड सूट। एक गोथे सर थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि फ्लावर इज ए मोडिफाइड सूट। मोडिफाइड सूट क्या मतलब, क्या हुआ? सूट का मतलब होता है जिसमें क्या पाया जाए, स्टेम, स्टेम प्लस लीव्स। इन्होंने बताया जो फ्लावर होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसको उन्होंने नाम दिया मोडिफाइड सूट। किसने? गोथे सर ने। फ्री एंड ऑफ द पेडसल, या फिर इसी को नाम दिया फ्लावर स्टाल्क, इज फ्लैटेंड डोम शेप्ड व्हिच इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस इज ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑन व्हिच नोड एंड इंटरनोड आर प्रेजेंट। क्या कह रहे हैं, अभी बात करते हैं। द फोर नोड आर प्रेजेंट ऑन द थैलेमस इन द व्हिच फर्स्ट नोड मॉडिफाइड लीव्स दैट इज सेपल्स, या फिर इसी को नाम दिया था कैलिक्स, अटैच टू द फर्स्ट नोड। इन्होंने बताया जो फ्लावर होते हैं वो एक तरह के मॉडिफाइड सूट होते हैं। मॉडिफाइड सूट का मतलब उसके अंदर स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। इन्होंने बताया जो हमारा फ्लावर होता है, इस फ्लावर के अंदर एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, डोम शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, नोड है, इस तरीके के नोड होते हैं, नोड प्रिय नोड है, ये क्या है, नोड है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको नाम दिया जाता है इंटरनोड। जो थैलेमस है वो एज ए स्टेम वर्क करता है। स्टेम के अंदर भी क्या होता है, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो जो हमारा थैलेमस होता है वो एज ए नोड वर्क करता है, और इसी नोड के ऊपर क्या लगे होते हैं, लीव्स लगे होते हैं। इसी नोड और इंटरनोड पे क्या होते हैं, जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो लगे होते हैं। इसी नोड और इंटरनोड पे क्या होते हैं, फ्लोरल लीव्स लगे होते हैं। फर्स्ट लीफ से क्या सेपल लगा हुआ है, सेकंड पे पेटल लगा हुआ है, एंड्रोसियम लगा हुआ है, गाइनोसियम लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, नोड भी, यहाँ पे स्टेम भी प्रेजेंट है और लीव्स है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। क्यों मॉडिफाइड सूट? क्योंकि नोड और इंटरनोड के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है। थैलेमस को एज ए स्टेम इन्होंने कंसीडर किया, और जो फ्लोरल लीव्स होते हैं जैसे कि सेपल हो गया, पेटल हो गया, एंडोसियम, गाइनोसियम हो गए, वो भी नोड और इंटरनोड से अटैच है, तो एज ए लीव्स वर्क करते हैं। तो क्या हो गया, एक मॉडिफाइड सूट हो गया। इन्होंने क्या बताया, जो फर्स्ट लीव्स होता है, फर्स्ट लीव्स होता है, इसको नाम दिया था सेपल, सेपल सिंगल यूनिट सेपल, या फिर इसी को हम कहते हैं कैलिक्स। पेटल, सेकंड नोड जो है उस पे हमारा पेटल अटैच होता है, पेटल। थर्ड नोड पे हमारा एंड्रोसियम अटैच होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और फोर्थ नोड पे हमारा गाइनोसियम अटैच होता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। फोर्थ नोड पे हमारा क्या होता है, गाइनोसियम अटैच होता है। इन्होंने यही बताया फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, जिसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें थैलेमस क्या होता है, थैलेमस एज ए स्टेम वर्क करता है, और जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो लीव्स की तरह वर्क करती है। फर्स्ट नोड पे सेपल अटैच होता है जिसका कैलिक्स भी कहते हैं, सेकंड नोड पे हमारा करोला अटैच होता है, थर्ड नोड पे हमारा एंडोसियम अटैच होता है, एंड फोर्थ नोड पे हमारा गाइनोसियम अटैच होता है। ये तो बात हो गई लीव्स की, सॉरी फ्लावर की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर में मेनली 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा सेपल, सबसे पहला पार्ट आता है हमारा सेपल। सेपल को कलेक्शन ऑफ सेपल कॉल्ड कैलिक्स। जो हरा वाला पार्ट आपको किसी भी फ्लावर में नीचे का हरा वाला पार्ट दिखता है उसको नाम दिया जाता है सेपल, या इसी की यूनिट कहलाती है कैलिक्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है
जो आपको ब्राइट पार्ट दिखता है, जो इसको आप फ्लावर कहते हैं, जो हमारा पेटल वाला ये वाला पार्ट होता है ब्राइट कलर का, इसको नाम दिया था पेटल, पेटल या फिर करोला, सिंगल यूनिट पेटल एंड प्यूलर के फॉर्म क्या हो जाता है, करोला। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है मेल पार्ट, मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको नाम दिया था स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट आते हैं, एक ऊपर स्वेलिंग वाला पार्ट, इसको नाम दिया था एंथर, एंड एक फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम दिया जाता है फिलामेंट। इसको मिलाकर नाम दिया था स्टेमन, सिंगल यूनिट स्टेमन एंड कलेक्शन ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंड्रोसियम, कलेक्शन ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंड्रोसियम। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में भी तीन आते हैं, स्टिग्मा, जहां पे क्या करता है हमारा एंथर आके पॉलिनेशन के समय अटैच होता है। सेकंड पार्ट आता है स्टाइल एंड थर्ड पार्ट आता है ओवरी। इनको मिलाकर नाम दिया है पिस्टिल, सिंगल यूनिट पिस्टिल एंड प्यूरल क्या हो जाएगा, गाइनोसियम, प्यूरल क्या हो जाएगा, गाइनोसियम। प्लांट के फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कैलिक्स सेपल या फिर इसी को नाम दिया था कैलिक्स। सेकंड पार्ट आता हमारा पेटल, पेटल क्या कहलाता है, करोला। थर्ड आता हमारा स्टेमन, स्टेमन को कहते हैं एंड्रोसियम एंड फोर्थ पार्ट आता है हमारा पिस्टिल या इसी को गाइनोसियम कहा जाता है। ये तो हो गए पार्ट ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा इंटरनोडल इलांगेशन। इंटरनोडल इलांगेशन क्या होता है, इसको समझें। हमारे जो अभी हमने बताया कि थैलेमस के ऊपर क्या लगे होते हैं, नोड, और थैलेमस एज वर्क करता है नोड और इंटरनोड के फॉर्म में। ये थैलेमस है, थैलेमस पे क्या लगे हुए हैं, नोड और इंटरनोड बने हुए हैं। थैलेमस पे क्या लगे हुए हैं, नोड और इंटरनोड। इसी नोड और इंटरनोड पे क्या है, हमारे फ्लोरल लीव्स, सेपल, पेटल, कैलिक्स, करोला अटैच हैं। इसी पे क्या हमारे सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सारे फ्लोरल लीव्स से अटैच हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन जो दो नोड होते हैं, एक नोड ए, एक नोड ए, इन नोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। इन नोड के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब नोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो दोनों फ्लोरल लीव्स हैं इनके भी बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी को नाम दिया था इंटरनोडल इलांगेशन। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें अंदर थैलेमस का हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड हो गए उनके नोड के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसको नाम दिया था इंटरनोडल इलांगेशन। इंटरनोडल इलांगेशन की बात करें, सबसे पहला इंटरनोडल इलांगेशन आता है एंथ्रोपोर। एंथ्रोपोर क्या होता है, जब कैलिक्स और करोला के बीच में, जो कैलिक्स है और करोला के बीच का नोड है उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसको नाम दिया जाता है एंथ्रोपोर। इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड करोला गेट इलांगेटेड। कैलिक्स एंड करोला के बीच का इंटरनोड क्या हो जाता है, इलांग हो जाता है। फॉर एग्जांपल डायंथस प्लांट में ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, इसी की तरह आता है एंथ्रोपोर, एंथ्रोपोर, एंडोफोर, एंथ्रोगाइनोफोर, जिसके अंदर क्या होता है, कैलिक्स और करोला के साथ साथ क्या होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको केवल ये याद रखना है एंथ्रोपोर, जैसा कि उसका एग्जांपल होता है डायंथस। नेक्स्ट पार्ट आता हमारा प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट। अगर हम टाइप ऑफ प्लांट की बात करें, हमारे पास दो तरीके के प्लांट होते हैं। एक ऐसा प्लांट है जो कि केवल एक बार रिप्रोडक्शन करे, जिसको नाम दिया था मोनोकार्पिक प्लांट। एक ऐसे प्लांट जो एक से ज्यादा बार क्या करें, फ्लावरिंग प्लस फ्रूटिंग करें, उनको नाम दिया था है पॉलीकार्पिक प्लांट। जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में क्या करते हैं, केवल एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के टाइम को, बर्थ से डेथ तक के टाइम को क्या नाम देता है, लाइफ स्पैन। इस पूरे लाइफ स्पैन में ही क्या करेगा, ये केवल एक बार, केवल वन टाइम्स फ्लावरिंग करेगा, केवल एक बार फ्लावरिंग करेगा और एक बार ही क्या करेगा, फ्रूटिंग करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस प्लांट की डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल
जितने भी क्या होते हैं एनुअल एंड बाइनियल प्लांट होते हैं, एनुअल बाइनियल मतलब जिनके लाइफ स्पैन 1 या 2 साल होता है, उनमें क्या होता है केवल एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, उसके बाद क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे हमारे जितने भी क्रॉप होते हैं, इन क्रॉप में जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसमें क्या होता है हमने प्लांट लगाया, प्लांट लगाने के बाद उसमें क्या होता है एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसका डेथ हो गया, फिर नए प्लांट लगाते हैं, फिर उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है और उसके बाद फिर उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो जितने भी क्या होते हैं एनुअल एंड बाइनियल प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है केवल एक बार फ्लावरिंग प्लस फ्रूटिंग होती है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस ओनली वंस इन लाइफ टाइम। एग्जाम्पल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट। जो बाइनियल प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है पहले साल वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और सेकंड ईयर क्या होता है उनके अंदर प्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेडिस प्लांट होता है, आप लोग जो रेडिस का प्लांट देखते हैं अभी क्या होता है उसको केवल वेजिटेटिव ग्रोथ में ही निकाल लिया जाता है, लेकिन अगर उसको आप 1 साल से ज्यादा छोड़े तो उसके अंदर क्या होता है फ्लावर भी आते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है कि एक बाइनियल प्लांट है। उसके अंदर क्या पहले साल में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, सेकंड ईयर में उसके अंदर क्या होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक प्लांट के, पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या होता है कि 1 से ज्यादा बार क्या होता है उसके अंदर फ्लावरिंग प्लस फ्रूटिंग आती है। वो कई बार आप क्या कहते हैं फ्लावरिंग भी देते हैं और फ्रूटिंग, जैसे कि मैंगो प्लांट हो गया, हर सीजन में उसके अंदर फ्लावर भी आएगा और क्या होगा फ्रूट भी लगेगा, तो 1 से ज्यादा बार वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग कहते हैं। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस मेनी टाइम्स इन ए इंटायर लाइफ स्पैन, क्या कहते हैं 1 से ज्यादा बार। इसका एग्जांपल हो गया पेरेनियल प्लांट, जिसने भी 1 से ज्यादा वर्ष तक जीते हैं वो सारे प्लांट ऐसा करते हैं। लेकिन क्या होता है इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि बंबू प्लांट की अगर हम बात करें, स्ट्रोबिलस कुरंथियाना की बात करें, आर पेरेनियल प्लांट बट मोनोकार्पिक, ये क्या काम करते हैं इनकी लाइफ स्पैन तो मोर देन 1 ईयर होती है, लेकिन ये जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की बात हो है इसमें, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग ये केवल एक बार लाइफ स्पैन में करते हैं। जैसे बंबू की बात कर रहे हैं, बंबू 50 ईयर में एक बार केवल फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है। इसी तरीके से स्ट्रोबिलस कुरंथियाना की बात करें तो ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है। तो 2 एक्सेप्शन हो गए आपके बंबू एंड स्ट्रोबिलस कुरंथियाना। नेक्स्ट पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। अभी हमने बात किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट बनता है, उन दोनों का फ्यूजन होता है जो कि जाइगोट बनता है। यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है एम्ब्रियो या फिर ऑर्गेनम का निर्माण करता है। अगर हम बात करें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस, मतलब कि स्लो प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स, इलाबोरेट एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसमें बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे, इसमें पहले मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में क्या कहते हैं फ्यूज कहते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से नए ऑर्गेनम का निर्माण होता है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात कर लें 9 महीने लग जाते हैं, एलिफेंट की बात कर लें तो उसमें 36 मंथ लगते हैं, बहुत ज्यादा समय प्रोसेस, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। इसमें कोई फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है कि एक पेरेंट है उससे नया ऑर्गेनम का निर्माण हो जाता है। ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हमें यही तीनों इवेंट को डिस्कस करना है। अगर हम बात करें प्री फर्टिलाइजेशन की, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ये जो गैमीट बने हैं इनका ट्रांसफर होता है। अगर मान लें कहीं पे फीमेल गैमीट बना है, कहीं पे मेल गैमीट बना है, इन दोनों का आपस में ट्रांसफर, ये दोनों एक साथ आते हैं और फ्यूज करते हैं। मेल गैमीट कहीं अलग बना, फीमेल गैमीट कहीं अलग बनी, ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट एक साथ आएंगे और दोनों आपस में क्या करेंगे फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे जाइगोट बनाएंगे। तो प्री रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है गैमेटोजेनेसिस होता है और गैमेट ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस की तो गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर मेल गैमेट बनता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट की अगर हम बात करें, अगर फ्लावर की बात करें तो उसके अंदर आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्ल,
हमें किसको डिस्कस करना है? एंजियोस्पर्म में डिस्कस करना है। तो एंजियोस्पर्म में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको नाम दिया जाता है एंड्रोसियम सिंगल यूनिट स्टेमन। एंड्रोसियम सिंगल यूनिट स्टेमन, ये यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड स्टेमन। स्टेमन जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। ऊपर जो स्वेलिंग पार्ट होता है इस पार्ट को नाम दिया जाता है एंथर, ए वाला एंथर होता है। और ये एक स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको नाम दिया जाता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या नाम दिया जाता है? फिलामेंट। स्टेमन, स्टेमन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ए टिपिकल एंथर इज ए बाइलोब्ड। अगर एंथर की स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एंथर के अंदर दो स्ट्रक्चर, दो लोब पाए जाते हैं। एक लोब को नाम दिया जाता है, ये हो गए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। हमारे एंथर के अंदर दो लोब पाए जाते हैं, इसलिए जो हमारा एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। क्या होता है? बाइलोब्ड। हमारा टिपिकल एंथर, एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है। इसके अंदर दो थिका पाए जाते हैं, दो थिका। एक थिका ए, एक थिका, इसलिए इसको डाइथिकस भी कहते हैं। और इसके अंदर एक थिका में दो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एक थिका के अंदर दो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, यानी कि दो थिका के अंदर 4 स्पोरेंजिया, इसलिए हो गया टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। दो लोब पाए जाते हैं, एक लोब में दो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, डाइथिकस, एंड क्या होते हैं? दो मिला के क्या हो गया? टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है। ए टिपिकल एंथर इज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ईच लोब। क्या होता है? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक लोब में। देखिए एक लोब ए है और एक लोब ए है, यानी कि बाइलोब्ड, दो लोब पाए जाते हैं। और एक में क्या होता है? दो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। 10 टिपिकल एंथर इज डाइथिकस। इसलिए जो टिपिकल एंथर होता है क्या होता है? डाइथिकस होता है। एंड टेट्रास्पोरेंजिएट क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। Proximal end of thalamus stamen is attached to the thalamus or petal of the flower। क्या होता है कि जो एंथर होता है, एंथर का स्टेमन वाला पार्ट, ये क्या होता है? इस थैलमस से आके नीचे प्रॉक्सिमल एंड, इसका जो एंड होता है ये थैलमस से जुड़ा होता है। तो ये कह रहा है proximal atypical anther is diathecus tetrasporangiate, proximal end of thalamus attached to the petal or thalamus or petal of the flower। इन मालवेसी फैमिली एंथर इज मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। अगर हम बात करें मालवेसी फैमिली की, मालवेसी ये भी एक तरह का एंजियोस्पर्म है। उसमें एक्सेप्शन होता है कि मालवेसी फैमिली का जो एंजियोस्पर्म, मालवेसी फैमिली का एंथर होता है वो क्या होता है? मोनोथिकस। उसके अंदर केवल एक थिका पाए जाते हैं और वो बाइस्पोरेंजिएट होता है, उसके अंदर दो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ये आप लोग याद रख सकते हैं। मालवे टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, बट इन मालवेसी फैमिली दे एंथर इज ए मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। ये है एक टिपिकल एंथर का स्ट्रक्चर। एंथर के स्टेमन के दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। ये दो थिका होते हैं, बाइलथिकस एंड 4 स्पोरेंजिया। इसी को में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन सैक। बात करें अगर एंथर की, तो एक एंथर के क्या होते हैं? 4 लेयर पाए जाते हैं। एक टिपिकल एंथर है 4 लेयर। फर्स्ट सबसे पहला जो लेयर होता है उसको नाम दिया था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर। ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यह जो प्रोटेक्शन काम करता है, सबसे बाहरी लेयर होता है सिंगल सेल्ड थिक लेयर। ये केवल एक लेयर जो है, पहली वाली लेयर, यही वाली, इसको नाम दिया जाता है एपिडर्मिस। ये केवल एक सेल की बनी होती है। नेक्स्ट सेकंड लेयर आता है हमारा एंडोथीसियम। जो एंडोथीसियम होता है ये भी सिंगल सेल्ड थिक लेयर होता है, ये भी केवल एक सेल का बना हुआ है।
जो सेकंड लेयर हमारा ये भी एंडोथीसियम होता है, ये भी केवल एक लेयर होती है। आउटर वाल थिन होता है, इसका जो आउटर वाल होता है वो थिन होता है, लेकिन इनर वाल क्या होता है, थिक होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर ऑन द इनर एंड रेडियल वॉल, कैलोज ऑन द रेडियल वॉल, प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। क्या काम करता है, जो इंडोथीसियम होता है, इंडोथीसियम के इनर वॉल पे क्या होता है, इंडोथीसियम के इनर वॉल पे अल्फा सेलुलोज फाइबर की इनर और रेडियल वॉल पे क्या होता है, अल्फा सेलुलोज वॉल फाइबर की अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग पाई जाती है। ये अल्फा सेलुलोज फाइबर क्या होते हैं कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करके फिर क्या करते हैं कि ये एंथर के डिहाइसेंस में, एंथर के फटने में हेल्प करते हैं। जो इनर वॉल होता है, इनर वॉल थिक होता है, लेकिन आउटर वॉल क्या होता है, थिन होता है। क्यों? क्योंकि इनर वॉल पे अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोज की लेयर पाई जाती है। इनर वॉल थिक होता है, लेकिन आउटर वॉल क्या होता है, थिन होता है। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी मिडिल लेयर। अगर मिडिल लेयर की बात करें, मिडिल लेयर की 1 and 3 सेल थिक लेयर होती है, एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है, 1 से 3 लेयर सेल की पाई जाती है। स्टोर फूड एंड शॉर्ट लिव, या फिर इसी को नाम देते हैं एपिमेरल। मतलब क्या हुआ, ये बहुत कम समय के लिए होती है। जो हमारा थर्ड लेयर है, मिडिल लेयर, एक से ज्यादा लेयर की होती है, एक से ज्यादा सेल की बनी होती है, और एक से ज्यादा सेल की वजह से क्या होता है, ये बहुत कम समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है। उसके बाद क्या करती है, अपना जो फूड होती है, ये फूड को स्टोर करने का काम करती है। जैसे फूड को ये टेप्टम को ट्रांसफर करती है, ये क्या कर होता है, डीजनरेट हो जाती है, शॉर्ट लिव होती है। नेक्स्ट लेयर आता हमारा टेप्टम। इनर मोस्ट लेयर होता है 1 सेल्ड थिक लेयर एंड न्यूट्रेटिव लेयर होता है। फर्स्ट जो लेयर मिडिल लेयर होती है, ये फूड को स्टोर करने का काम करती है। इसने फूड को स्टोर कर लिया, अब जैसे फूड क्या करेगा, ये मिडिल टेप्टम को ट्रांसफर करेगा, मिडिल लेयर फूड अपना टेप्टम को ट्रांसफर करेगा, ये मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाती है, मिडिल लेयर डीजनरेट हो गई। नेक्स्ट लेयर आता हमारा टेप्टम। ये टेप्टम क्या करता है, इस फूड को अपने पास रख लेता है और धीरे धीरे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या करता है, फूड को देता रहता है। इसीलिए इसको नाम दिया है न्यूट्रेटिव लेयर। फूड किसने बनाया, स्टोर किसने किया, मिडिल लेयर ने, लेकिन फूड को किसने उसमें डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को किसने दिया, टेप्टम ने दिया। इसलिए टेप्टम को क्या कहते हैं, न्यूट्रेटिव लेयर कहते हैं। इनिशियली सेल्स आर डिप्लॉयड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, लेटर बिकम द पॉलीप्लॉइड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये जो टेप्टम की लेयर होती है, इसमें क्या होते हैं, जो सेल होते हैं पहले वो इनिशियली तो डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि 2n लेयर होते हैं और इसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन ये बाद में क्या हो जाते हैं, ये पॉलीप्लॉइड हो जाते हैं। पॉलीप्लॉइड का मतलब ये 2n से 4n हो जाते हैं और इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। बाय द प्रोसेस आप क्या कर इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, किसके द्वारा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा क्या हो जाता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस। इसमें तो पहले तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस इसके अंदर नहीं होता। साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा सेल नहीं बन पाते हैं। एक कहलाता है टेप्टम। 4 लेयर हो गए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल सेल्ड आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जो एंडोथीसियम होता है, एक से सिंगल सेल थिक लेयर होता है, इसमें आउटर वॉल थिन होता है, इनर वॉल थिक होता है, ये डिहाइसेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता हमारा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर होता है, 1 to 3 सेल्ड थिक लेयर होती है, इसके अंदर स्टोर फूड होता है
और नेक्स्ट लेयर हमारा आता है टेप्टम। टेप्टम को न्यूट्रेटिव लेयर भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर ए इनिशियली डिप्लॉयड एंड यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन ये बाद में क्या हो जाता है, पॉलीप्लॉयड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फंक्शन ऑफ एंथर कि एंथर क्या फंक्शन करता है। एंथर क्या फंक्शन करता है, अगर हम बात करें कि इंडो न्यूक्लिय जो 2n से 4n बना है, कैसे बना है, तो उसके लिए आता है इंडोसाइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है कि वो सेल का डुप्लीकेशन तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, सॉरी, डीएनए का डुप्लीकेशन तो हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो पाता है। इसको नाम दिया जाता है इंडोमाइटोसिस। और यूनिन्यूक्लिएटेड से मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे होते हैं, ये होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें क्या होता है, करियोकाइनेसिस तो हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एंथर की, फंक्शन ऑफ टेप्टम की, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड डेवलपिंग पॉलन ग्रेन की। क्या काम करता है कि जो हमारा डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे क्या बनता है, हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। सिंथेसाइज एंड सिक्रेट एंजाइम एंड हार्मोन से क्या काम करता है, एंजाइम को सिंथेसिस करने का काम करता है, जैसे कि कैलोज एंजाइम हो गया, और हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है, जैसे कि स्पोरोपोलिनिन हो गया, पॉलन किट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ये यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करने का काम करता है। यूबिस बॉडी क्या होता है, एक येलो कलर की लेयर होती है, जो कि एंथर के चारों तरफ पाई जाती है, उसको नाम दिया जाता है यूबिस बॉडी। नेक्स्ट पार्ट आता हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथर। यहां तक सब समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली, 4 लेयर पाए जाते हैं। 4 लेयर में कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। न्यूट्रेटिव लेयर कौन सी, हमारे टेप्टम की जो लेयर है वो न्यूट्रेटिव लेयर होती है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एंथर की, तो एंथर का जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर में सबसे पहले हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है कि कुछ सेल जो होते हैं ये आपस में धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसमें सारे सेल आपस में इकट्ठा होने लगते हैं। इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, पेरिकाम्बियम, प्रोकाम्बियम, स्टोबिलाई। क्या बनाते हैं, प्रोकाम्बियम, स्टोबिलाई। इसमें क्या होता है कि आर्किस्पोरेंजियल डिवीजन होता है। आर्किस्पोरेंजियल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, ये आर्किस्पोरियल सेल है। आर्किस्पोरियल सेल, ये आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन 2 तरीके से हो सकता है। किसी भी सेल में डिवीजन 2 तरीके से हो, या तो ये इस तरीके से डिवाइड हो जाए, या तो इस तरीके से डिवीजन हो जाए। ये जो डिवीजन होता है, इसको नाम दिया जाता है एपिक्लाइनल डिवीजन। और ये वाला जो डिवीजन है, इसको नाम दिया था पेरिक्लाइनल डिवीजन। एपिक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो जो हमारे आर्किस्पोरियल सेल होते हैं, उसके अंदर एपिक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन कंटिन्यूअस होता रहता है। एपिक्लाइनल डिवीजन और पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है कि हमारा लास्ट में क्या बन जाता है, 1 से 3 लेयर बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि फिर से उसके अंदर एपिडर्मिस नहीं बनता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर में सबसे पहला हमारा आता है सेल आता है, टिश्यू आता है। टिश्यू डिवाइड होता है एपिडर्मिस में और मेरिस्टेमेटिक सेल में। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, ये आगे मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। आगे स्पोरियल सेल बनता है। ये आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या बनता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस में माइटोसिस होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल।
इसके अंदर क्या हुआ, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। अब आगे क्या होता है कि इसी के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है, प्राइमरी पेराइटल सेल बनते हैं। इन प्राइमरी पेराइटल सेल में क्या होता है, फिर से एंडोथीसियम बन जाता है, मिडिल लेयर बन जाता है, और हमारा टेप्टम बन जाता है। क्या हुआ, सबसे पहले टिश्यू हुआ, टिश्यू में मॉडिफिकेशन हुआ, दो लेयर बनी, एपिडर्मिस और मेरिस्टेमेटिक सेल। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस हमारा क्या होता है कि आर्किस्पोरेंजियल वर्जिन में नहीं होता, मतलब कि हमारा आर्किस्पोरियल सेल जो बना है उससे नहीं बना है। एपिडर्मिस अलग लेयर होती है। एपी जो आर्किस्पोरियल सेल है उसमें क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, दो तरीके का डिवीजन होता है, एपिक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। एपी इसमें तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। फिर क्या होता है कि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में क्या फिर से माइटोसिस होता है, माइटोसिस से स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर एमएमसी बनता है। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर से क्या होता जाता है, हमारा माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं अभी आगे देखेंगे। फिर आता है हमारा, इसमें आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है कि प्राइमरी पेराइटल सेल बनता है एक सेल से, उससे क्या होता है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, ये 3 लेयर बन जाते हैं। ये तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर के डेवलपमेंट की बात। अगर हम बात करें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजिनस टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसको नाम दिया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। नेक्स्ट आता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे हमारा माइक्रोस्पोर बनता है। उसमें अगर हम बात करें तो हमारा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस में क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन के बाद इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाते हैं। पहले सेल था, इसमें डिवीजन हुआ, ये टिश्यू बन गए। अब इस टिश्यू के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होने से क्या हो जाता है, ये बन जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि 2n। अब इसके अंदर की फिर से क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या आ जाता है, ये 4 सेल बन जाते हैं। 4 सेल को क्या नाम दिया जाता है, माइक्रोस्पोर। क्या नाम दिया जाता है, माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, ये अलग अलग तरीके से होते हैं, अरेंज होते हैं। पहले इसके अंदर क्या होता है, यहीं पे जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है इसी के अंदर एक लेयर आ जाती है, इसी के अंदर एक कैलोज की लेयर आ जाती है, कैलोज की लेयर आ जाती है, जिससे क्या होता है कि जब मियोसिस होता है तो ये चारों सेल आपस में बंधे होते हैं। चारों सेल आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। किसकी वजह से, कैलोज की लेयर की वजह से। तो ये चारों सेल किस तरीके से अरेंज होते हैं उसके आधार पे टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड आता है। तो 4 तरीके के माइक्रोस्पोर टेट्राड मेनली होते हैं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि 3 तो बाहर की तरफ होते हैं, एक है अंदर की तरफ, 3 बाहर है, एक उसके जस्ट पीछे है। आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल में क्या होते हैं, चारों एक साथ अटैच होते हैं। डाइकोस्टेट में क्या होता है कि 3 तो ऊपर होते हैं, एक नीचे होता है, एक उसके पीछे होता है। फिर आता है हमारा टी शेप टेट्राड में क्या होता है कि 2 ऊपर होते हैं और 2 लाइन से नीचे होते हैं। लीनियर में क्या होता है, चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, ऐसे लाइन से अरेंज होते हैं। आपको क्या याद रखना है, केवल टेट्राहेड्रल टेट्राड जो हमारे मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, हमारे कैप्सुला में पाया जाता है, वो टेट्राहेड्रल टेट्राड पाया जाता है। फिर यहाँ पे आ गया एंथर। एंथर में क्या, एंथर के 4 लेयर हो गए। 4 लेयर में क्या होता है, फिर यहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, यहाँ पे प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू में डिफरेंशिएशन होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस से 4 सेल बन जाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं क्या होते हैं कि
फूड की तरह भी एक्ट करते हैं, बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो एज ए फूड की तरह एक्ट करते हैं। इनका क्या होता है, टेबलेट के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है, इनको एज ए सिरप के फॉर्म में यूज किया जाता है। इनको जो एथलीट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो ये आप लोग याद सकते हैं, एज ए पॉलन ग्रेन यूज एज ए फूड ए न्यूट्रिटिव ले, फूड की तरह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एरो एलर्जेंस। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जी काज करने का भी काम करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमारी जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये बहुत तरह की एलर्जी काम करने का काम करते हैं। एलर्जी क्या होता है कि हमारी जो बॉडी नॉर्मली जो एक्ट करे उससे ज्यादा हाइपर हो जाती है, तो उसको नाम दिया जाता है एलर्जी। एलर्जी में क्या हो सकता है, हमारी नोज जो होती है वो उसके अंदर पानी आने लगता है, हमारी आंखें लाल हो जाती है, हमारी स्किन पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्वेलिंग आ जाते हैं। इसको नाम दिया जाता है एलर्जी है, एयर, इसको नाम दिया जाता है एलर्जी। अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन की वजह से हो रहा है तो उसको नाम दिया जाता है एरो एलर्जेंस। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज जैसे कि चिनोपोडियम, पैथेनियम, या फिर इसी को नाम दिया जाता है कैरेट घास, सोरगम एंड एमेंथस, ये क्या काम करते हैं, ये पॉलन एलर्जन की तरह काम करते हैं। कार्ज एलर्जी एंड ब्रोंकियल इंफेक्शन लीडिंग टू दी chronic respiratory disorder such as asthma, bronchitis and hay fever. Hay fever is caused by pollens of एम्ब्रूसिया। क्या काम करते हैं कि जो एरो एलर्जन होते हैं, अगर ये पॉलन ग्रेन हमारे अंदर चले गए या फिर जिसके अंदर इसके अगेंस्ट क्या होती है, एलर्जी होती है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पायरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा काम करेंगे, ब्रोंकाइटिस काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हे फीवर। हे फीवर में क्या होता है कि एम्ब्रूसिया का जो पॉलन ग्रेन होता है, ये अगर किसी के अंदर चला जाता है तो उसके अंदर हे फीवर हो जाता है। हे फीवर में क्या होता है कि ये वाला जो आंख के पास का वाला एरिया है और नोज के पास का एरिया है, ये बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। इसको नाम दिया जाता है हे फीवर। ये भी एक टाइप की एलर्जी होती है। पार्थेनियम दैट कम टू इंडिया इनटू contaminated with the imported wheat has become the ubiquitous occurrence and cause pollen allergy। पार्थेनियम एक तरीके का ग्रास है। एक ग्रास हमारे देश में पहले नहीं होता था, हमने क्या किया, बीट को बाहर से इंपोर्ट किया, उसके साथ क्या हुआ, पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन भी चले आए। अब पार्थेनियम जो है ना पूरे देश में फैल चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। ये क्या काम करते हैं, एक तरीके का ये भी पॉलन एलर्जी करने का काम करते हैं। ये क्या है, ये फीवर है, ये क्या है, ब्रोंकाइटिस है, ये अस्थमा का है, ये ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं, जिससे कि हमें सांस नहीं ले पाते हैं। अस्थमा में क्या होता है, हमारी जो एलाई होती है वो फिल्ड हो जाती है। हे फीवर में क्या होता है, हमारा नोज वाला एरिया, नोज और आई वाला एरिया क्या हो जाता है, रेड और स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है इन सिप्रेसिव फैमिली ओनली वन फंक्शनल पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉलन मदर सेल। क्या होता है, सिप्रेसिव फैमिली में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है, एमएमसी बना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी बना है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से इसमें जब मियोसिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर में से 3 माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये डीजनरेट हो जाते हैं। 3 माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। 3 माइक्रोस्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, केवल 1 माइक्रोस्पोर बनता है जिसमें सिप्रेसिव फैमिली के अंदर। वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करें कि ये कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, कितने दिन तक वाइबल रह सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस तरीके का प्लांट का पॉलन ग्रेन है। बे जो वाइबिलिटी होती है ये वेरी करती है प्लांट टू प्लांट। फॉर एग्जांपल वाइबिलिटी फॉर मंथ है इन रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी फैमिली। जो रोजिएसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली एंड सोलनेसी फैमिली के पॉलन ग्रेन होते हैं ये महीनों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि व्हीट एंड राइस की तो ये 30 मिनट के अंदर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर क्या हुआ कि मेल से पॉलन ग्रेन उड़ा, अगर फीमेल की स्टिग्मा तक 30 मिनट के अंदर नहीं पहुंचे व्हीट और राइस के केस में, तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा।
तो वायबिलिटी महीनों के तक किसकी होती है, रोजेसी, सोलमेसी और लोगमेसी की। अगर बात करें 30 मिनट किसकी होती है, व्हीट एंड राइस की। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा, उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो जल्दी मर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो क्या कर पाएगा, वो भी जल्दी मर पाए। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलन बैंक। पॉलन बैंक क्या होता है, जैसे हम स्पर्म को स्टोर करने के लिए क्या बनाते हैं, स्पर्म बैंक बनाते हैं, उसी तरीके से पॉलन को स्टोर करने के लिए क्या बनता है, पॉलन बैंक बनता है। इसमें क्या होता है कि हम प्लांट के पॉलन ग्रेन को लेते हैं और -96 डिग्री 196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करने का काम करते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्या करते हैं हम, बहुत सारे स्पीशीज के जो स्पीशीज क्या हो गए रेड जोन में है, जिनके प्लांट बहुत ज्यादा नहीं बचे, हम उनके प्लांट के पॉलन ग्रेन को लेते हैं और क्या कहते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं, हम उनको रखते हैं। सच है स्टोर्ड पॉलन ग्रेन कैन बी यूज एज ए पॉलन बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या कहते हैं, हम इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पॉलन बैंक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, दो लेयर पाए जाते हैं। सबसे पहला लेयर होता है इक्जाइन, आउटर लेयर को नाम दिया जाता है इक्जाइन, आउटर लेयर इक्जाइन एंड इनर लेयर इंटाइन। जो हमारा आउटर लेयर होता है एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है जिसको नाम दिया जाता है एक्जाइन। एंड इनर लेयर क्या होता है, कई जगह पे डीजेनेट होता है जिसको नाम दिया जाता है इंटाइन। इसके अंदर फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस पाए, दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ये एक्जाइन के लेयर में कहीं कहीं क्या होता है, ये कटा होता है जिसको नाम दिया जाता है जर्मपोर। जर्मपोर, इस जर्मपोर से क्या होता है, पॉलन ट्यूब इंटर करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर लेयर एक्जाइन की, आउटर थिक हार्ड डिसकंटिन्यूअस एंड ऑर्नामेंटेड मेनली मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिन नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमारा आउटर लेयर होता है क्या होता है कि ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब कि कहीं कहीं ये टूटा हुआ होता है, जिसको नाम दिया जाता है, जहां पे टूटा होता है उसको नाम दिया जाता है जर्मपोर। और ये क्या होता है कि स्पोरोपॉलिनिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपॉलिनिन स्पोरोपॉलिनिन एक हार्ड मटेरियल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, उसका मिलकर जो हमारा आउटर लेयर बना होता है। ये स्पोरोपॉलिनिन की वजह से जो हमारा पॉलन ग्रेन है ये क्या होता है, डिग्रेडेट नहीं होता। इसको कोई ना तो तोड़ सकता है, ये सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, ना इसको हम जला सकते हैं, ना इसको कोई एंजाइम अभी तक ऐसा एंजाइम बना है जो इसको क्या करे, इस स्पोरोपॉलिनिन वाले लेयर को क्या करे कि इसको डाइल्यूट कर दे, इसको डीजेनेट कर दे। तो स्पोरोपॉलिनिन सबसे हार्ड मटेरियल होता है प्लांट किंगडम का। और एनिमल किंगडम का इनामल जो हमारे दांत के ऊपर लगा होता है इसको इनामल, वो एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। मेनली मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिनिन। स्पोरोपॉलिनिन क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। स्पोरोपॉलिनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या होता है, सबसे रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या रह सकता है, सही रह सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, इसको कितने भी एसिड दे जाए तब भी ये नहीं गलेगा, कितना भी एल्कली मीडियम दे दिया जाए तब भी ये नहीं गलेगा। नो एंजाइम कैन डिग्रेडेट इट, अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना जो इसको डिग्रेडेट कर दे। इसलिए अगर आप क्या करें 100 साल बाद का भी क्या पॉलन ग्रेन आपको मिल रहा है वो भी क्या रहेगा, एक्टिव स्टेट में ही रहेगा। उसके ऊपर क्यों, क्योंकि स्पोरोपॉलिनिन पाई जाती है। कि पॉलन ग्रेन प्रेशर एज ए फॉसिल, क्या कहा है, पॉलन ग्रेन को फॉसिल के फॉर्म में प्रिकर्सर करने का काम करता है।
प्रिजर्व करने का काम करता है। पॉलन ग्रेन में नेक्स्ट पार्ट आता है इंटाइन। इंटाइन जो होता है ये इनर लेयर होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है। कैन कंटिन्यूअस पेक्टोसेल्यूलोज, ये किसकी बनी होती है? पेक्टोसेल्यूलोज कर मिलकर बनी होती है, जिसमें क्या होता है, जिससे पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। क्या होता है? पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। आउटर लेयर एक्जाइन की, ओरिजिनल लेयर इंटाइन की। आउटर लेयर किसकी बनी होती है? स्पोरोपॉलिन की, लेकिन इनर लेयर थिक होती है, कंटिन्यूअस होती है और किसकी मिलकर बनी होती है? ये हमारे पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमारा डिहाइसेंस ऑफ एंथर। डिहाइसेंस ऑफ एंथर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एपिडर्मिस और एंडोथीसियम लेयर होता है वो डिहाइसेंस में हेल्प करता है, मेनली एंडोथीसियम करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा आउटर लेयर होता है जहाँ पे एपिडर्मिस और एंडोथीसियम क्या होते हैं, उनका कांटेक्ट खत्म होता है, वहां पे क्या होता है, ये रेनी सीजन में क्या करते हैं, जो हमारा एंडोथीसियम लेयर होता है, हमने बात किया था कि ये अल्फा सेलुलोज फाइबर का बना होता है। अल्फा सेलुलोज फाइबर की बने होने की वजह से क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जब क्या आता है कि हमारा ड्राई सीजन आता है, ड्राई सीजन में क्या करता है कि ये मॉइस्चर को छोड़ देता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये जो लेयर होते हैं ये यहाँ से फट जाते हैं। लेयर जब फट जाते हैं तो अंदर जो पॉलन ग्रेन बना है, ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, बाहर रिलीज हो जाता है। पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो गया, इसी को क्या कहते हैं, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ये जहां से रिलीज होता है कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस, इसको कहते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। इसमें कौन हेल्प करता है? मेनली तो एंडोथीसियम करता है और एपिडर्मिस करता है। तो एपिडर्मिस एंडोथीसियम से क्या होता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट कैसे बना, हमने आर्किस्पोरियल सेल लिया। आर्किस्पोरियल सेल में क्या हुआ कि इपिक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होने से क्या बना, हमारा माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोर। अब इस माइक्रोस्पोर में क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर में फिर से डिवीजन होता है। अब यहां पे जब डिवीजन होता है माइक्रोस्पोर में तो क्या बनता है, एक सेल बनता है। इस सेल में क्या होता है, दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं। एक छोटा न्यूक्लियस होता है जिसको नाम देते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक और जो मेन सेल का न्यूक्लियस होता है उसको नाम दिया जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल का बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसको नाम कहते हैं जनरेटिव सेल। ये लगता है जैसे कि जनरेटिव सेल क्या है, वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या कर रही है, तैर रही है। जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर तैर रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो जनरेटिव सेल है, ये वाला सेल है, वो वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या कर रही है, तैर रही है। मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, दो तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक होता है जनरेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होता है वो लगता है कि वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या कर रहा है, तैर रहा है। अब इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होता है, जनरेटिव सेल के अंदर फिर से ये यहां पे क्या हो जाता है, इसका डिहाइसेंस हो जाता है। इसी पे क्या हो जाता है, इसका डिहाइसेंस हो जाता है। इसी पे रिलीज हो जाता है, इसको नाम देते हैं टू सेल स्टेज। यहां पे दो सेल स्टेज क्यों, क्योंकि एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। यहां पे जो मैक्सिमम होते हैं 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, टू सेल स्टेज पे क्या हो जाता है, डिहाइसेंस हो जाता है, एंथर का डिहाइसेंस हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके अंदर इसके आगे भी होता है। इसके आगे मतलब अब यहां पे क्या हुआ कि हमारे पास दो सेल बने हुए, जिसमें क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, और एक जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस उसका जनरेटिव सेल।
अब इसमें क्या होता है, फर्दर डिवीजन होता है। फर्दर डिवीजन होने से क्या होता है कि हमारा जो जेनेटिव न्यूक्लियस होता है, इस जेनेटिव न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन हो जाता है। इस जेनेटिव न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन हुआ, एक से दो मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं। दो मेल गैमेटोफाइट, दो मेल गैमेटोफाइट। पहले क्या थे, दो सेल थे, लेकिन अब क्या हो गए, तीन सेल हो जाते हैं। इसको नाम दिया जाता है थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज। 40% जो होते हैं वो थ्री सेल स्टेज पे जनरेट होते हैं। कितने, 40%। 40% जो एंजियोस्पर्म में होता है वो थ्री सेल स्टेज में। टू सेल स्टेज में क्या था, केवल दो सेल बनते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। लेकिन थ्री सेल 40% में क्या होता है कि पोस्ट डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो जेनेटिव सेल होता है उसमें फिर से डिवीजन होता है। डिवीजन होकर दो मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। दो मेल गैमेटोफाइट आपस में क्या करते हैं, यहां से एक, दो मेल गैमेटोफाइट, एक जेनेटिव सेल, ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, थ्री सेल स्टेज। एक किसमें होता है, 40% एंजियोस्पर्म में होता है। अगर हम गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा की बात करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के समय जो स्टिग्मा होता है वो एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, और जो पॉलन ग्रेन होता है वहीं पे आके अटैच होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट कार्पल, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, किसकी तरह, किसके लिए काम करता है, प्लेटफॉर्म की तरह पॉलन ग्रेन के लिए। लॉन्ग होता है, नैरो होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है, लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड स्टाइल है ट्रांसमिशन टिश्यू। क्या होता है कि कभी कभी सॉलिड स्टाइल होते हैं, उसके अंदर ट्रांसमिशन टिश्यू पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद रख सकते हैं। हालो स्टाइल इज लाइंड बाई ग्लैंडुलर टिश्यू। जो हालो स्टाइल होते हैं उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। द बेस ऑफ स्वैलन पार्ट ऑफ द कार्पल इन वन बीट, पैडी एंड मैंगो, मेनी ओव्यूल्स एंड पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। एक जो हमारा नीचे वाला ओवरी वाला पार्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, केवल अगर एक ओव्यूल की बात करें किसमें पाया जाता है, वीट, पापायडी और मैंगो के अंदर। लेकिन अगर एक से ज्यादा की बात करें किसमें पाया जाता है, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। जितना ज्यादा ओव्यूल पाया जाएगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, सीड। अगर हम बात करें केवल एक ओव्यूल किसमें पाया जाता है तो हमारे बीट में, मैंगो में पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा ओव्यूल की बात करें किसमें पाए जाते हैं, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड के अंदर पाए जाते हैं। तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल जो होता है वो ट्यूब लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है कि पॉलन ट्यूब इंटर करता है। ओवरी, ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, जहां पे जाके क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही जो हमारी स्टिग्मा होती है वो दो तरीके की होती है, सिंक कार्पस और एपोकार्पस। सिंक कार्पस मतलब स्टिग्मा जो है वो फ्यूज होती है, जैसा कि यहाँ पे स्टिग्मा जो होती है, कई स्टिग्मा आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उसको नाम देते हैं सिंक कार्पस कंडीशन। अगर हम बात करें एपोकार्पस की तो स्टिग्मा इसमें क्या होती है, फ्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, आर रोज, मिचेलिया एंड लोटस। रोज, मिचेलिया एंड लोटस, उसमें क्या होता है, एपोकार्पस कंडीशन, यानी कि स्टिग्मा जो होते हैं वो फ्री होते हैं। अगर हम सिंक कार्पस की बात करें तो यहां पे आता है पेपेवर, पपाया एंड डायंथस, डेट।
ये हो गया सिंकार्पस। सिंकार्पस में क्या होता है, स्टिग्मा आपस में फ्यूज होते हैं, लेकिन एपोकार्पस में क्या होता है, स्टिग्मा आपस में फ्री होते हैं। सिंकार्पस कंडीशन एंड एपोकार्पस कंडीशन, दो तरह के स्टिग्मा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल हमारा इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, 3 लेयर पाए जाते हैं। सबसे आउटर लेयर क्या होता है, आउटर इंटीगुमेंट, और उसके बाद का जो लेयर होता है उसको नाम दिया जाता है इनर इंटीगुमेंट। आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लेयर ऑफ सीड। सीड लेयर बनाने का काम करते हैं। आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। इसके अंदर 2 इंड होते हैं, एक होता है चलाजल इंड, एक होता है माइक्रोपाइल इंड। माइक्रोपाइल इंड 2 इंड होता है जहां से क्या करता है, हमारा पॉलन ट्यूब इंटर करता है। माइक्रोपाइलर इंड से ही हमारा पॉलन ट्यूब इंटर करता है। नेक्स्ट आता है चलाजल इंड। चलाजल इंड ऐसा इंड जो कि जहां पे एंटीपोडल कंडीशन पाए, एंटी हमारे एंटी सेल होते हैं उस तरफ जो हमारा होता है उसको नाम दिया जाता है चलाजल इंड। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की बात करें तो एम्ब्रियो सैक में 3 तरह के सेल होते हैं। एक होता है हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक होता है हमारा एंटीपोडल सेल, एक होता है हमारा एग। एग जो होता है इससे हमारा मेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइज करता है। जो एंटीपोडल सेल होते हैं वो डीजेनेट हो जाता है, उसको आगे देखेंगे। जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, उससे दूसरा मेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइज करता है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी में 2 लेयर होते हैं, आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। और यहाँ पे 2 इंड होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड 2 इंड होता है जहां से हमारा पॉलन ट्यूब इंटर करता है। नेक्स्ट आता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो गाइड करने का काम करता है टू माइक्रोपाइलर एंड, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का ऑर्बिटर अगर बात करें, फिलामेंटस स्ट्रक्चर अटैच्ड विथ फ्यूनिकल। ऑर्बिटर क्या होता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और किससे अटैच होता है, फ्यूनिकल से अटैच होता है। पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म की अगर हम बात करें, पेरिस्पर्म क्या होता है, रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस। क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है जो बच जाता है। उसकी अगर हम पोलैरिटी की बात करें, 2n होता है। एग्जांपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर, कैस्टर एंड बीट रूट। परसिस्टेंट न्यूक्लियस किसमें होता है, ब्लैक पेपर, कैस्टर एंड बीट रूट के अंदर होता है। एरिल। एरिल क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट होते हैं। इट इज द एक्स्ट्रा इंटीगुमेंट आउटसाइड द आउटर इंटीगुमेंट डेवलप्ड फ्रॉम द फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ ओव्यूल। लीची के अंदर क्या होता है, लीची के अंदर एक एक्स्ट्रा इंटीगुमेंट क्या हो जाता है, आके डेवलप हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है एरिल। जो हमें लीची का व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं उसको नाम दिया जाता है एरिल। एग्जाम्पल लीची। ये एक्स्ट्रा इंटीगुमेंट होता किसके अंदर, लीची के अंदर। नेक्स्ट पार्ट आता है कार्निकल या फिर स्ट्रोफिपोल। कार्निकल या स्ट्रोफिपोल क्या होता है, इट इज फॉर्म ड्यू टू दी proliferation outgrowth of the outer integument over the माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ऊपर क्या हो जाता है, ये हमारा माइक्रोपाइलर इंड है, ये हमारा माइक्रोपाइलर इंड है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिससे क्या होता है, इट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सीड एंड द डिस्पर्सल ऑफ द सीड अकर बाय द आंट्स। इससे क्या हो जाता है कि जो आंट्स होती है यहाँ पे शुगर का, यहाँ पे शुगर निकलता है, ग्लूकोज, जिससे क्या होती है, आंट्स आती हैं और क्या हो जाता है, इसका पॉलिनेशन में हेल्प करती, सीड जनरेशन में यहां से माइक्रोपाइलर एंड से जाती हैं और यहां से उसको सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। करने का लिए ऐसा पाया जाता है, ऐसा पाया जाता है सुपारी के अंदर। कार्निकल या फिर सुपारी के अंदर एक कंडीशन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट के बेसिस पे ओव्यूल 3 तरह के होते हैं।
यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक एंड एटेगमिक। यूनिटेगमिक जिसमें केवल एक इंटेगमेंट पाए जाते हैं, सिंगल इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंटेड एंड गैमोपेटलस कंडीशन इसमें पाया जाता है। किसमें? एग्जांपल बात करें जिम्नोस्पर्म के अंदर। अगर हम बाइटेगमिक की बात करें तो इसके अंदर दो इंटेगमेंट पाए जाते हैं, आउटर एंड इनर। किसमें पाया जाता है? पॉलीपेटलस कंडीशन में होता है और मोनोकॉट के अंदर पाए जाते हैं। अगर एटेगमिक की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? इंटेगमेंट एब्सेंट होते हैं। किसमें पाया जाता है? सेंटेलम और ओएलएक्स के अंदर। किसके अंदर? सेंटेलम और ओएलएक्स के अंदर। यूनिटेगमिक किसके अंदर पाए जाते हैं? यूनिटेगमिक कंडीशन जिम्नोस्पर्म के अंदर। अगर हम बात करें बाइटेगमिक तो बाइटेगमिक मोनोकॉट के अंदर पाए जाते हैं। एटेगमिक की बात करें तो एटेगमिक सेंडेलम और ओएलएक्स के अंदर। इसका यहाँ पे ट्रिक याद कर सकते हैं, सेंटेलम को ओएलएक्स पे बेच दो, सेंटेलम को ओएलएक्स पे बेच दो। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। अगर ओव्यूल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से जैसे हम मेल गैमेट के पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट की बात किए थे, ठीक उसी तरीके से इसमें भी क्या आता है? आर्किस्पोरियल सेल आता है। आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, आर्किस्पोरियल टिश्यू बनता है, आर्किस्पोरियल टिश्यू बनता है। इसमें फिर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे अंत में क्या बन जाता है? अंत में बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अबे माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है? आगे चलता है फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जब आगे चलता है तो उसमें फिर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में यहां पे माइटोसिस होता है, मियोसिस, मियोसिस से क्या होते हैं? 4 सेल बनते हैं। ये चारों सेल इस तरीके से होते हैं, लाइन से अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 2 इंड होता है, एक चलाजल इंड, एक माइक्रोपाइलर इंड। यहाँ पे इस जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर से 4 सेल बना है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसमें जो माइक्रोपाइलर इंड के 3 सेल होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और अंत में केवल एक मेगास्पोर सेल बनता है। ये क्या होता है? फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाता है? ओव्यूल का या फिर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, जिसको नाम देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर बाय द मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां तक समझ में आया? अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल बना है हमारा, मेगास्पोर मदर सेल, ये आगे और जाता है फिर से। इसके अंदर क्या होता है? हमने क्या लिया? सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आर्किस्पोरियल सेल होता है, उसमें पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, बनता है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में फिर से क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद क्या बनता है? 1 से 2, 2 से 4 कंटिन्यूअस सेल ऐसे इसके अंदर बनते जाते हैं। अंत में क्या होता है? यहाँ पे सेल बनते जाते हैं और क्या होता जाता है? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता जाता है। अंत में क्या होता है कि 8 सेल बनते हैं, 7 सेल बनते हैं और अंत में बीच में क्या हो जाता है? 2 न्यूक्लियस बचे रह जाते हैं, बीच में 2 न्यूक्लियस बचे रह जाते हैं, जिससे बनता है 7 सेल, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। यहाँ पे क्या हुआ? आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बना। अब इसमें क्या होता है कि डिवीजन होता है, 2 से 4 बनते हैं, 4 से क्या होता है? 8 बनता है। 2 से 4 बने, पहले या फंक्शनल मेगास्पोर बना, फंक्शनल मेगास्पोर में 3 तो डीजनरेट हो गए, बचा एक में क्या हुआ? डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन होता है, 4 न्यूक्लियस बनता है, 4 न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन बंद होता है, 8 न्यूक्लियस बनता है। 8 में से जो 7 होते हैं उनके बाहर क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस हो जाता है, सेल बना लेते हैं, उनको नाम दिया जाता है। 3 सेल जो होते हैं वो बाहर ऊपर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, जिनको नाम दिया जाता है सिनर्जिड सेल।
एक होता है जो कि सबसे बड़ा सेल होता है, उसको नाम दिया था एग सेल। दो तीन वो जो होते हैं, तीन नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, उनका नाम होता है एंटीपोडल सेल। लेकिन दो न्यूक्लियस जो होते हैं, वो दो न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में मौजूद रहते हैं, जिनको नाम दिया जाता है पोलर न्यूक्लियाई। यहां तक समझ में आया? दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां पे क्या बने? 7 तो सेल बने। 3 सेल कौन? सिनर्जिट वाले 2 सेल, एक सेल, दो 3 हो गए। 3 एंटीपोडल सेल 6 और एक सेंट्रल सेल, ये हो गए 7। लेकिन न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यह 6-7 सेल के साथ न्यूक्लियस, एक सेल का न्यूक्लियस सेंट्रल वाले सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड यहां पे कंडीशन पाया जाता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाया जाता है किसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पाया जाता है। कैसे पाया जाए? यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में पहले एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, उसमें 2 से 4, 4 से 8, 7 के बाहर क्या हो जाते हैं? सेल बन जाते हैं। लेकिन ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के बाहर सेल नहीं बनते। उसमें क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई 2 सेल 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक एंथर के ओवल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है? 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 क्या होते हैं? सिनर्जिट सेल होते हैं। सिनर्जिट सेल हेल्प करते हैं एक से फर्टिलाइजेशन के लिए। एक सेल होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई होता है। सेंट्रल सेल में क्या होते हैं? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल सेल में यहाँ पे चलाजल एंड होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, जिससे इंटर करता है उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं।